तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन फेयर्स पे। यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो आप अपने फर्दर क्लासों और एग्ज़ामों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल ब्रेन फेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सबसे आखिरी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोस्तों हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इन सबको पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से आपको पता चल रहा है कि जब कुछ चीज़ें कॉम्बाइन होती है तो फिर उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एक निकलता है। तो आइए दोस्तों उसका डेफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना एक खासियत होती है कि इसके अंदर हम ऑक्सीजन के ज़्यादा ऑक्सीजन से जो जलाया जाता है चीज़ों को उसके ज़्यादा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल मैग्नीशियम। रुकिए एक मिनट। तो दोस्तों देखिए 2 मैग्नीशियम प्लस O2 कंबाइन होके बनता है 2MgO। तो दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे कि O2 यहाँ है यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम जल रहा है। तो दोस्तों आगे देखिए इन दिस रिएक्शन 2 एलिमेंट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आगे है सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन थस व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर देन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो दोस्तों मैं आपको बोला था कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसी चीज़ के साथ मेनली वो जल रहा होता है वो सब्सटेंस। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बर्न हो रहा है तो इससे देखिए क्या बनता है दोस्तों H2O बनता है। लेकिन इसका प्रोसेस भी आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए इसका प्रोसेस है 2H2O जो कि गैस के फॉर्म में है प्लस O2 जो कि गैस के फॉर्म में है कंबाइन होके बनता है 2H2O जो एक लिक्विड है। 2H2O तो जानते हो ना वाटर। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ मैं चाहता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशंस नोट डाउन कर लीजिए जो आपको यूज़ आएगी। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों आशा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब मैं आपको पिक्चर्स दिखा जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस से जब आग जलती है ना तो ऐसे दिखती है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ अनदर एलिमेंट। इट इज़ अ गैस विच डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प अदर थिंग टू बर्न। मैं आपको शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था कि ऑक्सीजन जलाने में काम आता है ना कि खुद जलता है और हाइड्रोजन खुद जलता है। लेकिन जो पानी बनता है वो नहीं जलाता है नहीं जलता है, वो बुझाने में काम आता है। तो दोस्तों अगला पार्ट देखते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन या फिर कोल बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी बर्न हो रहा है। मैं आपको बोला ही था शुरुआत में ही कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितने भी चीज़ हैं रिएक्शंस उनमें से मैक्सिमम रिएक्शन जलने के ही होते हैं।
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे सिंपली कंबाइन हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड. So this is a combination reaction. Please note that when carbon in the form of coal burns in air, then carbon combines only with the oxygen present in air to form carbon dioxide. Thus, burning of coal in air is an example of combination reaction. दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन combines with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं. तो उसका केमिकल रिएक्शन है, या फिर आप कह सकते हो इक्वेशन, H2 गैस के फॉर्म में प्लस Cl2 गैस के फॉर्म में कंबाइंस टू फॉर्म 2HCl, वो भी गैस के फॉर्म में. दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपको जब इक्वेशन लिखना है तो भले आप उसका असली नाम जो है वो नीचे ना लिखें, लेकिन उसका जो जिस फॉर्म में है, वो जिस स्टेट में है, वो एकदम ज़रूरी है लिखना. जैसे कि H2 अभी गैस के फॉर्म में है तो G. अगर कोई चीज़ लिक्विड में होती है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि H2 + O2 गिविंग 2H2O, तो बस वैसे ही वहाँ पे H2O जो था वो लिक्विड था, तो वहाँ पे L लिखना था. वैसे अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे S से डिनोट करना है, और अगर कोई एक्यूओस या सॉल्यूशन बनता है तो AQ. तो दोस्तों इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं, या फिर रहने दो, ये भी सेम ही बताएगा. तो आप एक काम करिए, इस चीज़ को भी बाद में आप नोट कर लीजिएगा. पहले हम लोग एक और एग्जांपल आखिरी है, इसे समझ लेते हैं. सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. दोस्तों सोडियम क्लोराइड भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसलिए देखिए वहाँ पे एस का साइन है. फिर यहाँ पे Na जो है वो भी सोडियम है, सोडियम भी सॉलिड होता है, पर क्लोरीन जो होता है वो तो गैस होता है ना, इसलिए उसके फॉर्म्स लिखना है यहाँ पे. ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है. सोडियम बर्न होता है क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनता है. तो ये रहा सोडियम क्लोराइड. उसके बाद आयरन पाउडर एंड सल्फर बीइंग हीटेड टुगेदर, यानी कि इसके अंदर आयरन पाउडर है, यानी कि थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स, और साथ में सल्फ़र है. तो उसको जब हीट दिया जाता है तो वो मिलके बनता है FeSO4, या फिर कह सकते हैं Fe2SO4. और आखिरी आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज फॉर्म. तो आयरन सल्फाइड जो था ना Fe2SO4, वही बना. सॉरी दोस्तों, ये Fe2O3 बनता है. और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आपके लिए परफेक्ट बनाया था इसको. हाँ, अब आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. प्लीज़ नोट डाउन प्लीज़ इसको लिख दीजिए ताकि मैं आगे कर सकूँ. सो आइए दोस्तों इसको आगे चलते हैं. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन. आप लोगों को जितने भी मैंने दिए थे एग्जांपल वो पहले कॉम्बिनेशन के, आई थिंक आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि वो सब एग्जांपल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. दोस्तों मैं इसका आपको एक ऊपर से आउटिंग कवर दे देता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल रिज़ल्ट बनाते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट. लेकिन दूसरे वाले में ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक कोई भी रिएक्टेंट होता है और उसको ब्रेक करके हम लोग दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, those reaction in which a compound split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction.
जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होके या फिर ब्रेक होके मोर सिंपलर सब्सटेंस में बनता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना बोल्ड अक्षरों में, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही मैं आपको पहले भी बोला था। और ये जनरल से भी बात है, अगर आप दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे तो उनका डेफिनेशन से भी और उनके इक्वेशन से भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आइए उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 जो है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का है, जिसको हम लोग कॉमनली लाइमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर जो होता है ना वही, जब उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि है लाइम, और प्लस CO2। और दोस्तों आप ये भी देखते रहिएगा कि इनमें सारे के सारे जो नंबर है एलिमेंट्स के सेम है कि नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग अप into two simple substances, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वही दोस्तों इसी चीज़ को बताया गया है कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो डिकम्पोज होकर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज़ नोट दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन एंड कैल्शियम ऑक्साइड formed from its called लाइम और क्विक लाइम। तो दोस्तों ये चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप उसमें यही लिखना कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज लाइमस्टोन एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज क्विक लाइम और लाइम। और दोस्तों आगे का पार्ट आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी वही सब एक्सप्लेन किया गया जो मैंने अभी तक आपको बताया है। दोस्तों ये नेक्स्ट जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये इन्हीं चीज़ का है। जैसे कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा पत्थर टाइप का दिखता है 3.1 में देखिए, फिर 3.2 में कैल्शियम ऑक्साइड है जो लाइम है। जैसे चूना पत्थर में आपको दिखाया था ना वो लाइमस्टोन, देखिए 3.1 में एकदम वैसे पत्थर टाइप का है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम है चूना वो ऐसा ही रहता है। दिस इज अ लाइम किल्न विच डिकम्पोजेज कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। हाँ दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर भी एक टाइप होता है जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों आगे भी हम इसके और भी पार्ट्स पढ़ेंगे, पर पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग से होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसको फिट कर देता हूँ। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग अपने एग्जांपल एक और देखने वाले हैं। थोड़े मोड़े एग्जांपल के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज़ हीटेड इन अब्सेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। अच्छा सॉरी
अब मैं इसको एकदम अच्छे से पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। When potassium chlorate is heated in presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to form potassium chloride and oxygen. दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जब पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KCiO3, सॉरी वो आई नहीं है, एल है, तो 2KClO3 क्लोरेट का तो यही होता है ना। तो देखिए दोस्तों, 2KClO3 सॉलिड के फॉर्म में जब हीट देते हैं तो डिकम्पोज होके 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 जो कि है ऑक्सीजन, इनके फॉर्म में बन जाता है। दिस कंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of heat and catalyst. In this decomposition reaction, a single compound, potassium chlorate, is splitted up into two simpler substances, potassium chloride and oxygen. This decomposition reaction is used for preparing the oxygen gas in laboratory. दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। रुकिए, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है ये, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन द कलरलेस compound lead nitrate forms a yellow compound lead monoxide and brown fume of nitrogen dioxide gas are evolved. यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो भी इवॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले ये ऐसा कलरलेस था, उसके बाद ये बन गया येलो कलर का। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हियर one compound lead nitrate is breaking down to form this compound lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen. So it is a decomposition reaction. Since the decomposition reaction of lead nitrate is brought about heat, therefore it is actually an एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया है, यानी कि जब हम लोग वी कैन कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट इन द लेबोरेटरी एज फॉलो। दोस्तों अभी जो हम लोग ने प्रोसेस किया था ना ये रिएक्शन का, उसको अब लैब में कैसे करेंगे वो दिखा रहा है अभी। तो दोस्तों वीडियो अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको आगे बहुत काम आएगी, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जो है द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू acidified water. It decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas. This reaction can be represented as 2H2O लिक्विड के फॉर्म में, जो कंबाइन डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा 2H2O बनाता है और साथ ही साथ O2 बनाता है। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप समझ रहे होंगे कि ये नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन है।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी तरह ये जो एक इलेक्ट्रिसिटी से जो हो रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसको भी लेबोरेटरी के तरीके से देखते हैं एक बार। हाँ, in this decomposition reaction, a single compound water split up to form two simple substance, hydrogen and oxygen. This composition reaction takes place in action of electricity. Thus, it is called electrolysis of water. दोस्तों पता है ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं आपको ऊपर तरीके से दिखाया था इसके बारे में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ये पूरे वाटर में दो टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाला गया और फिर नीचे से कॉर्क से बंद कर दिया गया और फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया गया ताकि सर्किट बने और फिर इसको ऐसी इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे डिकम्पोज किया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये तो तय ही था कि किसी एक में हाइड्रोजन जाएगा और किसी एक में ऑक्सीजन। तो फिर हाइड्रोजन जिसमें गया है वहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम है और जिसके अंदर ऑक्सीजन गया है वो 1 वॉल्यूम का, यानी कि हाइड्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम से खाली है और ऑक्सीजन बस थोड़ा सा एकदम कम वॉल्यूम है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, वाटर में हमेशा 2:1 के रेशियो में रहता है। इनका जो वॉल्यूम है हमेशा 2:1 के रेशियो में रहता है। ये आपको 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। तो आप सिंपली बस ये लिख देना कि 2:1 इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। आप इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों अब आखिरी इसका जो पार्ट है वो है जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट से होता है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 2AgCl प्लस लाइट जो कि बनता है 2Ag प्लस Cl2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सनलाइट के द्वारा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं दो पार्ट में, जो है सिल्वर और क्लोरीन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो आप जानते ही हो, उसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे इसको फोटोलाइसिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे फोटो यानी कि लाइट और लाइसिस यानी कि प्रोसेस, तो इसलिए इसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। दोस्तों आइए पढ़ते हैं। In this reaction, the white color of silver chloride changes to grayish white due to the formation of silver metal. The decomposition of silver chloride is caused by light. It may be sunlight or bulb light. दोनों में से कोई भी लाइट हो सकती है। This reaction is used in black and white photography. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको एकदम नोट करिएगा कि फोटोग्राफी में सनलाइट यूज़ होता है, यानी कि जो प्रोसेस है ना सनलाइट के द्वारा, इसको फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़े। वी कैन कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज फॉलो। अभी इसका प्रोसेस है जो कि हम लोग ऐसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आगे का प्रोसेस को हम लोग ऐसे ही करते हैं, प्लीज़ आपको नोट कर लीजिए, प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों अब नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कि कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. In general, a more reactive element displaces a less reactive metal or element from its compound. अब दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। When a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, the zinc sulfate solution and copper is obtained. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो CuSO4 है वो ZnSO4 बन रहा है, यानी Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो SO4 के साथ चला गया और Cu को कहा कि जा भाई तू कमज़ोर है, तू चले आया ऐसे, तो वो साइड हट गया। देखिए धक्का देकर साइड कर दिया उसे। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन so that copper is set free or liberated. The blue color of copper sulfate solution fades due to the formation of zinc sulfate. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज में, इसी इमेज में यहाँ पे कैसे ये इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउनिश नीचे हो गया है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कॉपर का एक लेयर जमा हुई है। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। When the piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution, then magnesium sulfate solution and copper metal are formed. यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, CuSO4 में Mg को जब मिलाया जा रहा है तो Mg पावरफुल है या फिर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कहा नहीं भाई Cu तू हट गया, इसके साथ मैं ही रहूँगा, तो इसको धक्का देकर साइड कर दिया और खुद आ गया। आप समझ रहे ना, मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपलर भाषा में समझाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, अच्छा हाँ दोस्तों, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे उससे धक्का देकर चला गया। आप एग्ज़ाम में मत लिख दीजिएगा ऐसा कि द कॉपर हैज़ बीन पुश्ड आउट फ्रॉम दिस, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आगे का एग्जाम्पल भी सेम है, पर मैं आपको उसे बताना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो से लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट पार्ट आपको समझाता हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है ये जो तरीका है इससे हम लोग कैसे लेबोरेटरी में इसको शो कर सकते हैं। तो पहले ये प्रोसेस आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में पहले मैं आपको दिखाया था। यहाँ पे भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि टेक about 10 milliliter of copper sulfate solution in a test tube. It is deep blue in color. आप इसको कह सकते हैं कि ये उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि लेबोरेटरी में किसको कैसे परफॉर्म करते हैं। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं अगले पार्ट में जा रहा हूँ, जल्दी नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट पार्ट ये है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। टेक अ बिग आयरन नेल एंड क्लीन इट्स सरफेस बाय रबिंग विद सैंड पेपर। उसके सरफेस को सैंड पेपर से रब कर दीजिए। पुट क्लीन आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें भी आप समझ गए होंगे कि इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को रख देना है। अलाउ द आयरन नेल to remain in copper sulfate solution for about half an hour. उसके बाद after half an hour take out the iron nail from the copper sulfate solution. We will find that the iron nail is covered with the red brown layer of copper metal. दोस्तों फिगर में भी देखिए कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था
वो अब ग्रीन हो गया है, और जो आयरन नेल था उसका भी कलर चेंज हो गया। दोस्तों आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सो दोस्तों अब एक और आखिरी एग्जांपल देखते हैं। वन स्ट्राइप ऑफ लेड मेटल is placed in solution of copper chloride, then lead chloride solution and copper metal are formed। दोस्तों आप यहाँ पे भी देखिए डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका आगे हम लोग देखते हैं। इन दिस केस lead displaces copper from copper chloride solution। The green color of copper chloride solution fades due to the formation of colorless solution of lead chloride। A red-brown layer of copper metal is deposited in the lead strip। Please note that lead is able to displace copper and copper from copper chloride solution because lead is more reactive than copper। दोस्तों आपने अभी तक जितने भी इसके एग्जाम्पल देखे हैं उससे आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है। हालांकि उससे भी लेस रिएक्टिव चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पर यहाँ पे रिएक्शन में ज़्यादा लेस रिएक्टिव के लिए कॉपर को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने अपना एक और पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। तो अब तक के लिए नोट कर लीजिए इस वीडियो को। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों अब जो हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two compound react by the exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। दोस्तों नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट डबल हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड है, और आपको एक चीज़ मैं नोट करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सॉरी दोस्तों मुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा कंपाउंड ही यूज़ किया जाता है, अकेला कोई भी एलिमेंट नहीं होता वहाँ पे। तो दोस्तों इस रिएक्शन में भी आप ये देख रहे हैं कि AgNO3 और NaCl में जो फर्स्ट का जो पार्ट है, या फिर इसके अंदर कह सकते हैं कि जो इसके अंदर मेटल्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके आयन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड silver nitrate and sodium chloride react to form two new compounds, silver chloride and sodium nitrate। An exchange of ion take place in this reaction। For example, silver ion Ag plus a silver nitrate of silver nitrate react with chloride or ions Cl to form सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको हम लोग को ऐसे करना है, तो आप इस पार्ट को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। साउंड कम कर, गुस्सा आ रहा है मुझे अभी।
दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि अभी जो हमने पहले जो रिएक्शन किया था उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था और हमेशा प्रेसिपिटेट का रंग चेंज होता है। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो टाइप के होते हैं। पहला, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, पहला प्रेसिपिटेट रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल जानते हैं ना, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी दोस्तों हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं जिसके अंदर देखिए, when barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is formed along with the sodium solution. सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन ऐसे ही सेम टू सेम होता है NaCl वाला, जिसके अंदर आखिर में सॉल्ट बनता है, वही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों इस पार्ट को नोट कर लीजिए। दोस्तों अब ये रिएक्शन जो होता है वो इस तरीके से फॉलो होता है। ये जो आप ऊपर सबसे ऊपर में देख रहे हैं ना, रिएक्शन एज फॉलोस, तो इसी तरीके से हम इसको लैब में दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड to copper sulfate solution, then white precipitate of barium sulfate is formed along with copper chloride solution. इसके अंदर आप ऐसे ही क्वेश्चन को दिखा सकते हैं दोस्तों। BaCl2 जो कि एक एक्यूओस है इसलिए उसको AQ दिखाया गया है, फिर CuSO4 को AQ, जिससे जो बन रहा है सॉलिड प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग PBT भी कह सकते हैं, PPT। तो यह है बेरियम सल्फेट या फिर BaSO4, इसके साथ बन रहा है CuCl2 कॉपर क्लोराइड। आखिरी के दो एग्जांपल देखने के बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। When hydrogen sulfide gas is passed through copper sulfate solution, then black precipitate of copper sulfate solution formed along with sulfuric acid solution CuSO4। सॉरी दोस्तों, मैं आगे ऐसे ही चला गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है कि CuSO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जिस जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो पास होता है कॉपर सल्फेट के साथ, जिससे डिस्प्लेस होके बनता है कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों आयन्स चेंज हो रहे हैं। In this double displacement reaction, two compound copper sulfate and hydrogen sulfide react by an exchange of ions to form two new compounds, copper sulfide and sulfuric acid। वही दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। When ammonium hydroxide solution is added to aluminum chloride solution, then white precipitate of aluminum hydrogen is formed along with ammonium chloride solution। दोस्तों यहाँ पे वही बोला गया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो डिस्प्लेस होकर बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एल्युमिनियम क्लोराइड and ammonium hydroxide react by an exchange of their ions to form two new compounds, aluminum hydroxide and ammonium chloride। दोस्तों आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं जो कि सबसे आखिरी पार्ट है, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
दोस्तों, द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। यानी दोस्तों, ये पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है ना, ये पूरा सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, ऑक्सीजन के रिमूव और ऐड होने पे, और हाइड्रोजन के रिमूव और ऐड होने पे। दोस्तों, अभी शायद से आप नहीं समझे होंगे, पर मैं वो और आगे दिखाता हूँ। अब ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट चीज़, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाम से भी आप पहचान रहे होगे, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन जब उसके अंदर रिमूव हो रहा है तब भी उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब ऑक्सीडेशन। वैरायटी की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अब रिडक्शन देखिए। The addition of hydrogen to the substance is called reduction, and the removal of oxygen from substance is called reduction. समझ रहे ना दोस्तों? जस्ट यहाँ पर उल्टा है पहले वाले का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ फोटोज हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दिखाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगे का पार्ट जो है। इट इज़ ऑब्वियस फॉर्म फ्रॉम द अबोव डेफिनेशन दैट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर टुगेदर, यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है तब रिडक्शन पक्का ही होगा। वी विल नाउ डिफाइन द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए दोस्तों, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव द हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी दोस्तों, हम जो ऊपर पढ़े थे ना, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं उसे। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर हम लोग बोले थे ना कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उसी तरीके से जब ऑक्सीजन ऐड करता है कोई चीज़, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, जब कोई चीज़ ऑक्सीजन ऐड करता है, खुद ऐड नहीं होता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है, तब वो बन जाता है ऑक्सीडेशन एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें भी जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। उनके डेफिनेशन के द्वारा ही समझिए दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। उसी पार्ट पे, लेकिन उस पेज पे। हाँ दोस्तों, तो हम लोग वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप समझ गए होंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है उनके डेफिनेशन में, कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को ऐड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बस उसको वही कहा, पर थोड़ा सा फास्ट कहा है। The oxidation and reduction reaction are also called redox reaction. redox इस चीज़ में redox का मतलब है red stand for reduction and ox stand for oxidation। यानी जब हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक साथ कहेंगे तो ये रिडॉक्स कहा जाएगा। क्या कैसे नाम रखे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला एग्जांपल ये है, CuO+H2
जब हीट होता है तो बनता है Cu प्लस H2O। यहाँ पर भी दोस्तों ये देखिए, दोस्तों जब यहाँ पे एरो के द्वारा आपको पता चल रहा है कि CuO में से देखिए यहाँ पे Cu हट रहा है, CuO जब एरो ख़त्म हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे Cu वहाँ से O हट रहा है, और H2 जो है वो पहले खाली था, गरीब था, और वो अब आगे जाके H2O बन गया। दोस्तों आपकी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए दोस्तों कि जो CuO है वो अभी अमीर है, और जो H2 है वो अभी गरीब है, क्योंकि उसके पास अभी O नहीं है ना, और O यहाँ पे पैसा है। तो दोस्तों देखिए अभी तो CuO अमीर है, लेकिन जब आगे चलता है हीट होने के बाद वो Cu बन जाता है, यानी O उसके पास से चले जाता है, और जब वो चले जाएगा तो वो गरीब बन गया, और H2 को चाहिए, अरे अब तो वो अमीर हो, अब तो वो गरीब हो गया Cu, तब मुझे अमीर बनना है। फिर H2 अपने आप को तपा के एकदम गर्म करके अपने आप को अमीर कर लेता है, और फिर बन जाता है H2O। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों in the above reaction copper oxide CuO is given the oxygen required for the oxidation and of हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन था वो रिक्वायर्ड था, तो कॉपर ऑक्साइड इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कॉपर ऑक्साइड जो था, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कॉपर का जो ऑक्साइड था यानी कि ऑक्सीजन था, वही जाके अब H2 में चला गया है। तो यानी कि Cu जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन एजेंट है। उस तरीके से अब ऑक्साइड, देयरफॉर हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन जो है उसका रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, आप समझ रहे हैं ना। जब हाइड्रोजन को H2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, खुद नहीं रिड्यूस हो रहा है, कर रहा है वो रिड्यूस, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओ को हटा रहे हैं ना Cu से, तो वो तो हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ नोट दैट द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, या फिर जो H2 है, इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि H2 खुद रिड्यूस नहीं हो रहा है, H2 खुद रिड्यूस था और खुद को ऑक्सीडाइज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस खुद को रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे उल्टा हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। अब दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सो दोस्तों हम लोग का अब नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी दोस्तों जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या असर पड़ता है। तो मेनली इसका दो ही असर पड़ता है, पहला कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो दोस्तों पहले हम लोग कोरोजन पढ़ते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। यानी दोस्तों आपने कई बार देखा होगा आपके चाबी या फिर कोई आयरन का गेट वेट कई बार जंक लग जाता है, उस पर कुछ ब्राउनी ब्राउनी सा सरफेस हो जाता है वो, और एकदम कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मेटल जब मॉइस्चर यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ही रिएक्टिव बन जाता है और रिएक्ट करके अपने आप को कमज़ोर बना लेता है। अब इसका आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल।
इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो ध्यान से देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ corrosion. When iron object is left in damp air for a considerable time, it get converted with a red brown flaky substance called rust. इसका एग्जांपल ऐसे हम लोग इक्वेशन की तरह दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। और वो कैसे आप सोच रहे होंगे, तो देखिए, रस्टिंग इन्वॉल्व अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच ऑकर इन नेचर एंड इट्स ओन। Rust is a soft and porous substance which gradually falls off from the surface of an iron object, and then iron below start rusting. दोस्तों, रस्टिंग कैसे होता है? जब उसके ऊपर एक रस्ट नाम का एक सॉफ्ट सा पोरस सब्सटेंस गिरता है। अब मैं आपको उसका जो मेन पार्ट है वही समझा रहा हूँ। कोरोजन weakens the iron and steel objects and structures, which is as railing, car body, bridges, ships, etc., and shorts their life. तो दोस्तों, हम लोग इसके बारे में और आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो oxidation also has damaging effect on food content, fat and oils. यानी जिस फूड में ऑयल और फैट होता है उस चीज़ में ये रेंसिडिटी नाम का एक बहुत ही बुरा चीज़ होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड। जब आप ब्रेड को कुछ देर खुले में छोड़ देते हैं तो कैसा वो एकदम गंदा सा हो जाता है, बस उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। ये इसका डेफिनेशन है दोस्तों। Rancidity spoil the food material prepared in the fat and oil which have been kept for considerable time and make them unfit for eating. यानी वो eatable नहीं है या फिर edible। तो दोस्तों, the characteristic of rancid food are that it gives out unpleasant smell and also has an unpleasant taste. Rancidity is also called विकृत गंधिता इन हिंदी। बाप रे बाप, इसका वर्ड ध्यान से सुन लीजिए, विकृत गंधिता यानी कि बहुत ही गंदा गंध उससे आता है। तो आप देखिए दोस्तों, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। अब उसका प्रिवेंशन आ गया दोस्तों, देखिएगा। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अब दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जैसे देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इज द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। Antioxidants are actually reducing agent. When antioxidants are added to foods, and then the fats and oils present in them do not get oxidized easily, and hence do oxidant are the क्या हाँ hence do not turn rancid. So the food remain good to eat for much longer time. The two common antioxidants
used in food to prevent the development of rancidity are BHA यानी कि butylated hydroxyanisole एंड BHT यानी कि butylated hydroxy टोल्यूइन। दोस्तों अब एक और तरीका है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, जो है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड नाइट्रोजन गैस। हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन गैस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि जब हम लोग चिप्स विप्स खाते हैं ना, लेज हो गया, अरे यार काहे बोला मैंने, मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो पैकेट में चीज़ होता है फूड, उनको उनको रेंसिडिटी ना हो, इसलिए हम लोग उसके अंदर नाइट्रोजन डालते हैं। जब आप उसको पॉप करके फोड़ते हैं किसी पेन वेन से, पक्का किया होगा आपने, तो उसके अंदर आप पाएंगे कि अचानक से एयर जो है एकदम बहुत स्पीड से निकलता है। वो एयर कुछ नहीं, नाइट्रोजन ही होता है। और लोग कहते हैं कि एयर मत डालो इसके अंदर, एयर मत डालो, पर वो तो ज़रूरी है ना दोस्तों। when the packed food is surrounded by the unreactive gas nitrogen, there is no oxygen to cause its oxidation, make it rancid. The manufacturer of potato chips fill the plastic bags containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid. आहा, देख लेना दोस्तों, मैं इन्हीं चिप्स की बात कर रहा था। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हाँ दोस्तों, हम लोग फ्रिज के अंदर भी चीज़ों को रख के रेंसिडिटी से रोक सकते हैं। आपकी मम्मी ने पक्का बताया होगा कि जब फूड ख़राब ना हो, इसलिए मम्मी कई बार सब्जियों को फ्रिज में रखती होंगी, पके हुए सब्जियों को। बस वही, इसके अंदर भी वही बताया गया है। द रेफ्रिजरेटर हैज़ लो टेम्परेचर इनसाइड इट। व्हेन द फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन इट स्लो डाउन ड्यू टू द लो टेम्परेचर, सो डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड। दोस्तों अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यानी हम लोग जब फूड को एयर टाइट चीज़ों में रख देते हैं, जिसके अंदर हमने एयर के अंदर रखते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो हम उसे बचा सकते हैं ऑक्सीडेशन से। दोस्तों देखते हैं, when food is stored in airtight container, then there a little exposure of oxygen of air. Due to the reduced exposure of oxygen, the oxidation of fat and oil present in the food is slowed down, and hence development of rancidity is retarded. अब दोस्तों सबसे आखिरी पार्ट देखते हैं। Rancidity can be retarded by storing food away from light. हाँ दोस्तों, हमें हमेशा फूड को लाइट से दूर में रखना चाहिए। In the absence of light, the oxidation of fat and oil present in food is slowed down, and hence the development of rancidity is retarded. बस यही 5 चीज़ हैं जिससे हम लोग बचा सकते हैं इसको, और बड़े मरामदार इलाज है दोस्तों ये। चलो दोस्तों, अब आप जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू दोस्तों, आपका हमारे चैनल के वीडियोस को देखने के लिए। आइंदा से जब भी आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय, और आगे हम लोग इसका समरी देखेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय।